सभी अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी मिशन एलडीसी 2026 पेपर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपने मॉडल पेपर नंबर 6 उसे कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है, ये मॉडल पेपर सीरीज आपके एलडीसी बनने में नींव का पत्थर साबित होने वाली है। तो जो मॉडल पेपर्स मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ उनको ध्यान से कंप्लीट देखना चाहिए। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए देखो शुरू करते हैं अपने आज का मॉडल पेपर नंबर 6। और आज का ये मॉडल पेपर नंबर 6 है वो अंग्रेजी स्पेशल रहने वाला है। तो अंग्रेजी का जो सिलेबस है आप लोगों का, यानी इंग्लिश का जो सिलेबस है ना आपके इस एलडीसी में, उसके सिलेबस के आधार को ध्यान में रखते हुए, यानी जितना भी आपका सिलेबस है वो सारा कवर अप अपन इन पेपर्स में करने वाले हैं। जो मैंने पहले पेपर पढ़ा दिया है उसमें भी मैंने यही बताया था और अभी भी मैं यही बता रहा हूँ। मेरी बातों को अगर आप गौर से सुनोगे, ध्यान से समझोगे तो गारंटेड है आपका कंप्लीट सिलेबस है वो रिवाइज होने वाला है। तो देखो पहला प्रश्न पढ़ते हैं अपने पास। और पहला ही प्रश्न क्या है? मैच द फॉलोइंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, यानी कहने का मतलब आपको एक जो अपने वन वर्ड होते हैं ना, एक लाइन का जो पंक्ति होती है उसके लिए आपको एक शब्द का प्रयोग करना होता है, उन्हें वन वर्ड्स कहते हैं। अब एक बात, इस प्रश्न का उत्तर करें इससे पहले आपको एक बात बता देते हैं। ये जो वोकेब पार्ट है ना, वोकेब पार्ट में आपको खुद को याद ही करना पड़ेगा भाई। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। और बाकी जो ग्रामर है उसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स है वो बताने वाला हूँ पेपर में। अब वोकेब पार्ट में अगर बात करें तो कौन कौन से होते हैं, जैसे एंटोनिम है, सिनोनिम है, वन वर्ड्स है, प्रीपोजिशंस भी इन्हीं में शामिल कर लेते हैं, तो इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। अब देखो पहला ही क्या है? ए पर्सन हु लव्स बुक्स, एक व्यक्ति जो किताबें पसंद करता है, किताबों से प्रेम करता है, किताबी कीड़ा है जी। और किताबी कीड़े को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिब्लियोफाइल कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? बिब्लियोफाइल कहते हैं। जो किताबें बहुत ही पसंद करता है, ये भी खरीद लूँ वो भी खरीद लूँ, उसे वो होता है। अच्छा, गवर्नमेंट बाय द रिलीजियस लीडर्स, अगर अपने पास कोई धार्मिक लीडर हो और वो अपने पास सरकार चलाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे थियोक्रेसी कहते हैं भाई। उसे क्या कहते हैं? उसे थियोक्रेसी कहते हैं। ध्यान में रख लेना भाई। अब अच्छा, नेक्स्ट क्या है प्रश्न? हु ड्राज मैप्स, एक व्यक्ति जो मानचित्र बनाता है उसे क्या कहते हैं? मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति को उसे कहते हैं कार्टोग्राफर। तो ये रहा आपके पास कार्टोग्राफर। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो क्या? एन एनिमल दैट फीड्स ऑन बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश, एक जानवर जो मांस और पौधे दोनों पे जीवित रहता है, दोनों खा लेता है, वो होता है आपके पास ओमनिवोर। क्या होता है भाई? ओमनिवोर होता है। तो ध्यान में रख लेना भाई। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट भी आपके पास क्या? वन वर्ड ही है, सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी एक पंक्ति के बदले एक शब्द लिखना। वन हु इट्स टू मच, यानी एक व्यक्ति जो बहुत खाता है, एक वन हु इट्स टू मच, बहुत ही ज़्यादा खाने वाले व्यक्ति को आप घर में क्या कहते हो? पेट्टू कहते हो, पेट्टू महाराज कहते हो। और अंग्रेजी में उसे ग्लूटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूटोन कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? पर्सन हु कंप्लाइज विद डिक्शनरीज, कंप्लाइज डिक्शनरीज, एक व्यक्ति जो डिक्शनरीज बनाता है उसे अपन लेक्सिकोग्राफर कहते हैं भाई। ये रहा लेक्सिकोग्राफर, आपका ध्यान में रख लेना भाई यहाँ ये छोटी छोटी बातें। अच्छा, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, मधुमक्खियाँ जहाँ पे रखी जाती है उसे क्या कहते हैं भाई? उसे अपियरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? अपियरी कहते हैं। और नेक्स्ट बात करें, स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, यानी एक स्पीच, एक अपने पास क्या स्टेटमेंट, कथन जो कई व्याख्याएं बताता है, जैसे इसका अर्थ ये भी हो सकता है, इसका अर्थ ये भी हो सकता है, इसका अर्थ ये भी हो सकता है, तो वो आपके पास क्या होता है? एम्बिगियस होता है। ये रहा आपके पास एम्बिगियस। तो आप मैच कर लेना अपने क्वेश्चन। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, यानी आपके पास यहाँ पे भी वन वर्ड है। तो क्या है? वन हु इज न्यू टू प्रोफेशन, यानी एक जो व्यवसाय में नया होता है उसे क्या कहते हैं? मान के चलिए कोई व्यक्ति है जो गैरेज पे काम सीखने के लिए गया है, उसे क्या कहते हैं? नौसिखिया कहते हैं। और नौसिखिया को अंग्रेजी में कहते हैं नोवाइस। क्या कहते हैं भाई? उसे नोवाइस कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? स्पीच मेड टू वन सेल्फ, यानी एक जो स्पीच होता है वो एक व्यक्ति को ही कहा गया हो, उसे क्या कहते हैं? उसे सोलिलोक्वी कहते हैं भाई। यानी अपन एकलाप होता है, सोलिलोक्वी का मतलब एकलाप। अच्छा, एक पर्सन हु ओपेजिज वार, एक व्यक्ति जो युद्धों का, यानी जो युद्ध होते हैं उनका क्या करता है? विरोध करता है, यानी शांति चाहता है। और शांति चाहता तो शांतिवादी होता है, तो वो हो जाता है पेसिफिस्ट। क्या होता है भाई? पेसिफिस्ट हो जाता है। स्टडी ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस, यानी प्राचीन जो अपने पास क्या होते हैं? पुराण होते हैं, अपनी किताबें वगैरह होती हैं, लिपियाँ होती हैं, उनको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एपिग्राफी। क्या कहते हैं भाई? उसको एपिग्राफी कहते हैं।
अब अपने पास ये हो जाता है नंबर 3। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट आता है मैच द फॉलोइंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी वन वर्ड ही है। और अगर वन वर्ड की बात करें तो वन हु बिलीव इन फेट, एक व्यक्ति जो भाग्य में भरोसा करता है। भाग्य में भरोसा करने वाले को क्या कहते हैं, भाग्यवादी कहते हैं भाई। लेकिन भाग्य भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। ऐसा नहीं है कि चलो हम तैयारी भी नहीं करेंगे और एलडीसी बन जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है ना, ध्यान में रख लेना भाई। और एक बात और, वो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस। अब इसका अर्थ क्या होता है आप कमेंट में पूछ लेना, वहां पे बता दूंगा भाई। अब इसका मतलब क्या होता है, जो भाग्य पे भरोसा करता है उसे फर्टिलिस्ट बोलते हैं। बाद में मर्डरर ऑफ वंस ब्रदर, अपने ही भाई की हत्या करने वाला कौन होता है, वो होता है फ्रेट्रिसाइड, भाई का हत्यारा, ध्यान में रख लेना। गवर्नमेंट बाय द किंग और क्वीन, राजा रानी के द्वारा चलाई गई इस वक्त जो अपने पास सरकार होती है वो मोनार्की होती है। और बाद में पर्सन हु लिव्स अलोन, एक व्यक्ति जो अकेला रहता है, रेक्यूल्स बोलते हैं उसको, रेक्ल्यूज बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, रेक्ल्यूज। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट दिया हुआ है चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक, यानी कहने का मतलब एक ऐसे शब्द को तलाश करो जो इसको सही तरीके से भर देवे भाई। और ये कौन से प्रश्न है, ये आपके पास कंजक्शंस के शुरू होते हैं। और कंजक्शंस के लिए मैंने क्लास बहुत ही शानदार अपलोड कर रखी है, देख लेना आप लोग। यहाँ पे देखते हैं प्रश्न क्या कहता है, द प्रोफेसर सिंप्लीफाइड द एक्सप्लेनेशन कंसिडरेबली, डेस स्टूडेंट्स अनफेमिलियर विथ फिलोसॉफिकल टर्मिनोलॉजी कुड फॉलो द लेक्चर मोर कंफर्टेबली। अब मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आपके पास पहले में तो क्या दिया हुआ है, परिणाम दिया हुआ है, और दूसरे में उसका कारण दिया हुआ है या उद्देश्य दिया हुआ है। एक बात ध्यान में रख लेना भाई, मैं जो बातें बता रहा हूँ ना ध्यान से। अगर पहले में अपने पास क्या परिणाम दिया हुआ है, परिणाम क्या है भाई, अच्छे से सिंप्लीफाई किया उसने, क्यों किया, ताकि आपके पास क्या स्टूडेंट्स है वो ऐसा कर सके, अच्छे से समझ सके। जैसे मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन करूं, ताकि यानी इसलिए, सो दैट का मतलब इसलिए कि स्टूडेंट्स वो अच्छे से समझ सके। स्टूडेंट्स अनफेमिलियर विथ फिलोसॉफिकल टर्मिनोलॉजी, जो अपने पास दर्शन शास्त्र से अनभिज्ञ छात्र है वो भी क्या है उसमें रुचि ले सके, इसीलिए अपने पास आसानी से समझ सके, इसीलिए वहाँ पे अपने पास क्या है ये उद्देश्य भाई, और वो अपने पास परिणाम होता है। तो यहाँ पे अपन सो दैट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे अपन बिकॉज का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बिकॉज के बाद में कारण आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई, कारण आना चाहिए, तभी करेंगे। बिकॉज के लिए भी समझाऊंगा, चिंता मत करो। अच्छा, द एथलीट कंटिन्यूड प्रैक्टिसिंग रिगोरसली एवरी मॉर्निंग, डेज रिकरिंग फिजिकल एग्जर्शन एंड द रिपीटेड मेडिकल वार्निंग फ्रॉम ए स्पेशलिस्ट। यानी कहने का मतलब जो एथलीट था ना, उसे डॉक्टर ने ये कह दिया कि भाई तुम्हें ना अब आराम की ज़रूरत है, शरीर को थकान नहीं देनी है, और मेडिकल वार्निंग भी दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो अपने पास क्या कर रहा है कि विरोध में जाके कोई काम करता है, के विरोध में, है ना, के विरोध में कोई काम करता है, के बावजूद अगर कोई काम करता है तो वहाँ पर अपन इन केस का क्या है, सॉरी अपने पास डिस्पाइट का प्रयोग करते हैं। किसका, डिस्पाइट का प्रयोग करते हैं के विरुद्ध में। कहते हैं कि भाई एथलीट है उसने अपनी जारी रखी डिस्पाइट यानी के बावजूद, डिस्पाइट रिकरिंग फिजिकल एग्जर्शन यानी अपनी शारीरिक थकान के बावजूद भी और मेडिकल चेतावनी के बावजूद भी वो अपनी क्या है एक्सरसाइज जारी रखता है। तो ये के बावजूद या के विरोध में होता है, अनलेस अपने पास शर्त के लिए होता है, लेकिन ये अपने पास आ जाएंगे आगे। और देयरफॉर परिणाम होता है ना, क्या होता है भाई, देयरफॉर का मतलब परिणाम के लिए होता है, परिणाम आएगा तो मैं वहाँ पे समझाऊंगा। बिकॉज ऑफ का मतलब कारण, ये अलग समझाएंगे। अच्छा नेक्स्ट क्या है, यू विल नॉट रिसीव अनलेस एक्सेस टू द आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे देख लेते हैं भाई, यू विल नॉट रिसीव एक्सेस टू आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स डेस द डिपार्टमेंट ग्रांट्स फॉर्मल एकेडमिक परमिशन फॉर रिसर्च पर्पजेज। अब एक बात बता देते हैं कि अगर क्या है कि आपको क्या है नहीं मिलेगा भाई एक्सेस, किए जो आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स है उसमें के लिए एक्सेस नहीं मिलेगा। एक्सेस मतलब आप उसके लिए अपने पास उसमें क्या कहे संशोधन नहीं करोगे जब तक कि अपने पास सरकार है या गवर्नमेंट है वो आपको अनुमति नहीं दे देती है। तो जब तक कि नहीं होने के लिए, यानी ये वाक्य नेगेटिव दिया हुआ है, और इसके बाद में अगर अपने पास क्या है ये अपने प्रेजेंट इंडिफिनिट में यानी कंडीशन वाली वाक्य हो जाती है भाई, और इसमें आपके पास क्या है अनलेस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अनलेस का। तो यहाँ पे आपके पास अनलेस आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, अनलेस। क्यों आएगा, इसका कारण है कि तुम्हें ना एक्सेस नहीं मिलेगी जब तक कि अपने पास जो गवर्नमेंट है डिपार्टमेंट है वो आपको अनुमति नहीं दे देता है, तब तक आपको एक्सेस नहीं मिलने वाली है। और बिकॉज का मतलब कारण होता है, अगर बाद वाले वाक्य में कारण होता है
अभी बता देता हूँ, बाद वाले वाक्य में अगर कारण होता है तो अपन बीच में बिकॉज करेंगे और पहले वाले में परिणाम होता है। ये जैसे एग्जाम्पल आएगी ना तब समझोगे भैया आप। अच्छा, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रिक्टर इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, भाई सरकार ने क्या है अपने पास बहुत ही स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल जो नियम है ना, पर्यावरणीय नियम है वो जारी किए हैं। परिणाम है कि नहीं है, तो ये परिणाम है भाई, ये क्या है, ये परिणाम है। अब ये परिणाम क्यों हुआ भाई, इस कारण से हुआ, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंटिन्यू टू डैमेज पब्लिक हेल्थ एंड द इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि आपके पास जो इंडस्ट्रियल अपने पास क्या उद्योग धंधे हैं ना, वो अपने पास पॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कारण हो गया है। और जब पहले वाले वाक्य में परिणाम और दूसरे वाले वाक्य में कारण हो तो उसमें हमेशा बिकॉज का प्रयोग होता है, और वेयर एज का मतलब होता है जबकि। क्या होता है भाई, जबकि, विरोधाभास, यानी दो काम विपरीतार्थक हो दोनों में, तब अपन वेरेज का प्रयोग करते हैं। लेस्ट का प्रयोग अपन ताकि ऐसा ना हो जाए तब करते हैं। दो का मतलब यद्यपि होता है, और यद्यपि भी अपने पास क्या विरोधाभास जताने के लिए होता है। तो ये ध्यान में रख लेना, यहाँ पे अपने पास परिणाम है, वहाँ पे कारण है, तो यहाँ पे बिकॉज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्या है, चूज ए सुटेबल रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइंड फ्रेज गिवन बिलो। अब इसमें ऐसे एग्जांपल्स की खास बात बता देता हूँ, बहुत ही सरल तरीका है। क्या, अमंग ऑल द मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रिजर्व्ड इन द आर्काइव दिस कोडेक्स इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिकली इल्यूमिनेटेड। अब एक बात बता देता हूँ, ऐसे वाक्यों को बहुत ही ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको गलती नजर आ जाएगी। अब इस वाक्य में ये जो यूनिक है ना, ये जो यूनिक है ये अपने आप में क्या है, एक डिग्रेडेबल एडजेक्टिव है। डिग्रेडेबल एडजेक्टिव का मतलब होता है जिसकी अपन डिग्री डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जिसको अपन डिग्री में नहीं चेंज कर सकते हैं। जैसे अपन बनाते हैं ना, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो ऐसे इसको नहीं कर सकते, ये नॉन ग्रेडेबल होते हैं। डिग्रेडेबल नॉन ग्रेडेबल होते हैं। तो ये जो यूनिक है ये अपने पास नॉन ग्रेडेबल होते हैं, तो इनके पहले ये मोस्ट नहीं लगता है, और जब ये मोस्ट नहीं लगेगा और यूनिकली है ये भी नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, बस यूनिक का यूनिक ही रहता है, तो आपके पास वन ऑफ द मोस्ट यूनिक इलिमिनेटेड हो जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अब इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, चूज द सुटेबल रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइन फ्रेज गिवन बिलो। अब इसमें भी एक खास बात बताने वाला हूं, बढ़िया महत्वपूर्ण, जो पक्की आपके आने वाली है अभी। देखो, नो अदर फिलोसोफर ऑफ द एनलाइटनमेंट एरा वाज मोर इन्फ्लुएंशियल देन वॉलेटियर। अब इसमें अपने पास एक खास बात बता देता हूं, देखो नियम पूरा सही है ये, है ना, क्या अपन इसके स्थान पे दूसरा लिख सकते हैं? अगर ये गलत हो, है ना, अगर ये गलत हो तो हम इस फ्रेज के स्थान पे दूसरा लिख सकते हैं, लेकिन नो अदर के बाद में, नो अदर के बाद में जब हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो इन्फ्लुएंशियल का पहले मोर लगा के हम इसको इन्फ्लुएंशियल को क्या कर देते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में, और इसके बाद में अगर देन आ रखा तो वो सही है, वाक्य सही है, तो इसमें क्या है, नो करेक्शन की आवश्यकता हो जाती है भाई, तो नो करेक्शन है ये तो। लेकिन इसके स्थान पे क्या अपन दूसरा भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि नो अदर के साथ आपके पास पॉजिटिव डिग्री का भी प्रयोग होता है। क्या होता है भाई? पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। अगर यहाँ पे देन के बजाय, यहाँ पे देन के बजाय एज कर देते, सो कर देते, तो हम फिर इसके स्थान पे क्या करते, एज इन्फ्लुएंशियल, एज ए वोल्टेयर, ये अपने पास क्या होता, फिर इसका आंसर हो जाता। अब ये क्यों नहीं है मोर और एज, क्योंकि मोर के साथ एज नहीं लगता है, और ये मोर इन्फ्लुएंशियल देन, एज मोर दोनों साथ नहीं आते हैं। नो करेक्शन मैंने बता दिया है, तो इसमें तो आपके नो करेक्शन आएगा, लेकिन आपके पास अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए एज इन्फ्लुएंशियल, एज वोल्टेयर, तो भी सही है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ध्यान में रख लेना, अगर यहाँ पे मोस्ट कर देता तो भी अपन इसको गलत कर दे, अगर यहाँ पे मोर के स्थान पे एज कर देते तो भी अपन इसको गलत कर दे, लेकिन यहाँ पे अपना नियम पूरा सही फॉलो हो रहा है तो नो करेक्शन है। लेकिन आपके पास अगर थोड़ी सी भी गलती है तो आपका ये ऑप्शन सही होता फिर, इसीलिए ध्यान से देख लेना, जो डिग्री के नियम है ना उसमें ये बात बताई हुई है। नेक्स्ट बात करें तो चूज ए सुटेबल रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइन फ्रेज गिवन बिलो, यानी ये जो शब्द है ना, ये इसमें बड़ी छोटी सी गलती है भाई, छोटी सी गलती है। तो एक बात बता देता हूँ, ध्यान में सुन लेना। जब आती है अपने पास कंपैरेटिव डिग्री, है ना, क्या होती है भाई, कंपैरेटिव डिग्री है, इसके बाद में आपके पास क्या आ गया, ये देखो ये सब्जेक्ट जो है ना, क्या एडजेक्टिव बता देता हूँ, चलिए मैं, एक एडजेक्टिव है और उसके बाद में ऑफ है और उसके बाद में टू दे रखा है,
क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो ये जो कंपेरेटिव डिग्री है ना, कंपेरेटिव डिग्री एक्सेसिबल को लेस लगा के कंपेरेटिव डिग्री बनाया गया है, तो इससे पहले द आना जरूरी है। जब 2 के बीच में तुलना हो और ऑफ से हो, ऑफ के बाद में 2 हो 2, तो मान के चलना भाई इस कंपेरेटिव डिग्री से पहले आपको द का प्रयोग करना है। बस इतना सा ध्यान दे लोगे तो सही हो जाएगा। तो हो जाएगा द लेस एक्सेसिबल ऑफ द 2 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आई बात? चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है चूज अ सुटेबल रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइंड फ्रेज गिवन बिलो। पक्के आएंगे ऐसे एग्जाम्पल, ध्यान से समझ लेना। क्या है, वेरी फ्यू कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस आर एज मेटिकुलस लाइक। ये देखो ये गलत रहा, ये गलत रहा है कि नहीं है। एज और लाइक दोनों साथ में, यानी एडजेक्टिव के बाद में कम पॉजिटिव डिग्री में यानी पीडी जिसको अपन कहते हैं पॉजिटिव डिग्री में, एज और अपने पास एडजेक्टिव या जो अपने एडवर्ब होता है या एज का प्रयोग होता है, या एज और एडजेक्टिव या सो का प्रयोग होता है, या सो एडजेक्टिव और सो का प्रयोग होता है, या सो एडजेक्टिव एज का प्रयोग होता है। तो ये ध्यान में रख लेना, इसके साथ लाइक नहीं आएगा। तो अब देख लेना आप कौन सा होगा। अब देखो ये अपने पास एज मेटिकुलस एज, ये अपने पास दिया हो, प्रोफेसर आगे का दे। अब आपको अर्थ आ रहा है नहीं आ रहा है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये और ये पक्का नियम आएगा भाई आप लोगों के, पक्का आएगा, ध्यान से समझ लेना भाई। इंपॉर्टेंट बताऊँ क्या अभी लिखूँ? चलिए नेक्स्ट है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड रिगार्डिंग फॉर्म ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन। चलिए बात कर लेते हैं। ये शब्द आएंगे भाई, तो क्या होते हैं ये अभी बता देता हूँ। देखो सर्कुलर क्या होता है, परिपत्र होता है। क्या होता है? परिपत्र होता है जो अपने बड़े क्षेत्र में यानी बड़े स्तर पे आप लोगों को क्या है संदेश पहुंचाना है। तो इसके लिए आपको क्या कहते हैं? सर्कुलर कहते हैं। तो क्या होता है इसका हो जाएगा कम्युनिकेशन सर्कुलेटेड अमॉन्ग मेनी पीपल, वो होता है सर्कुलर। अच्छा इंक्वायरी लेटर क्या होता है? जिसमें अपन पूछताछ करते हैं। तो यह तो सीकिंग इन्फॉर्मेशन हो जाता है इंक्वायरी लेटर, सीकिंग खोजना, इन्फॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन स्पष्टीकरण। मेमो क्या होता है? तो मेमो आपके पास इंटरनल ऑफिस के बीच में है ना, याद दिलाने के लिए भाई आपको एक पत्र भेजा था, आपने जवाब नहीं दिया था, वो मेमो होता है। तो वो इंटरनल डिपार्टमेंटल जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है मेमो। ध्यान से समझ लेना आप, पक्का आएगा इनसे। और टेंडर आप जानते हो क्या होता है? इन्विटेशन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। पक्का एक क्वेश्चन आएगा भाई, अभी बता देता हूँ, है ना। 1 क्वेश्चन फ्रॉम हियर, यहाँ से एक प्रश्न बस से आएगा। अब सुन नहीं रहे ऊपर मेरी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सब्जेक्ट लाइन इन द ऑफिशियल लेटर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। यानी कहने का मतलब है एक सब्जेक्ट के बारे में जो ऑफिशियल लेटर होता है क्या होना चाहिए भाई, क्या होता है। चलिए मैं बता देता हूँ। इट इज रिटन इन इनफॉर्मल कोरस्पोंडेंस फॉर क्लैरिटी ऑफ थॉट। नहीं, इनफॉर्मल जो अपने पास इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं उनमें नहीं लिखा जाता है सब्जेक्ट। ध्यान से समझ लेना। लेटर कितने सर? लेटर होते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। अभी ध्यान में रख लेना, मैंने पिछली बार फॉर्मेट बता दिया है। सारे ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर जो भी है एप्लीकेशन है, वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं। और सारे रिश्तेदारी वाले लेटर वो इसमें आते हैं, चाहे पापा को, चाहे मम्मी को, चाहे दादा को, चाहे दादी को, चाहे नाना को, चाहे नानी को, है ना, वो इसमें आते हैं। और इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है और इसमें सब्जेक्ट लिखा जाता है। और सब्जेक्ट है वो आपके पास संक्षिप्त होना चाहिए कि पूरा से आपका अंदर का मैटर देखने की आवश्यकता न हो। यानी सब्जेक्ट देखा, हाँ सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, अब अंदर क्या लिखा है मुझे नहीं पता, तो मैं 2 दिन की छुट्टी चाहिए देखते ही समझ जाऊंगा कि लड़के को छुट्टी चाहिए। चलिए, तो क्या है, ये तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है इट सर्व्स एज ए कंसाइज इंडिकेशन ऑफ द पर्पज ऑफ द कम्युनिकेशन। बिल्कुल सही बात यही है, तो आगे चलने की बात ही नहीं है। फिर भी बता देता हूँ, इट रिप्लेसेस द नीड फॉर अ सैल्यूटेशन इन द मॉडर्न कॉरस्पोंडेंस। नहीं, आधुनिक में जो आधुनिक अपने पास क्या है कॉरस्पोंडेंस है, पत्राचार है, उसमें क्या है नीड नहीं है सैल्यूटेशन की, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई। तो बाद में इट इज रिटर्न आफ्टर द सब्सक्रिप्शन एंड बिफोर द सिग्नेचर। नहीं, सिग्नेचर के बाद पहले कहाँ लिखा जाता है, ये गलत बात। तो ये बस छोटी सी बात थी। तो लेटर के बारे में तो मैं खास बातें बता दूंगा आपको, चिंता मत करो।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सर्कुलर्स। सर्कुलर्स के बारे में अभी बताया मैंने, बड़े स्तर पे सूचना पहुंचानी है भाई। सर्कुलर्स आर जनरली एड्रेस्ड टू ए लार्ज ग्रुप ऑफ द साइमल्टेनियसली। बिल्कुल सही बात है, एक बड़े स्तर पे सूचना पहुंचानी है आप लोगों को, भाई मुझे वहां भेजना, मुझे वहां जाना है ना, भेजाना नहीं भेजना है। नेक्स्ट क्या, द टोन ऑफ द सर्कुलर में वेरी अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस एंड द पर्पज। बिल्कुल ऑडियंस के अनुसार और उद्देश्य के अनुसार इसकी टोन होनी चाहिए। टोन का मतलब उसका लहजा होना चाहिए। नेक्स्ट क्या, सर्कुलर्स आर मेनली यूज्ड टू इनवाइट कोटेशंस फ्रॉम सप्लायर। नहीं है भाई, कोटेशंस अपन कहें अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं कि अगर आपको कोई सामान बेचना है तो आप उसके लिए क्या भरवाओगे, टेंडर भरवाओगे, ना कि सर्कुलर्स। तो ये गलत हो जाता है। सर्कुलर्स कम्युनिकेट डिसीजंस, पॉलिसीज एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये सही है, तो आपके ABD हो जाते हैं, C गलत हो जाता है। तो चलिए आगे। अच्छा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉर्मल डेट राइटिंग ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल कम्युनिकेशन का मतलब होता है आप चाहे ऑफिस के लिए कोई भी लेटर लिख रहे हो, चाहे मेमो लिख रहे हो, टेंडर लिख रहे हो, आपके पास सर्कुलर लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, ऑफिशियल लेटर हो, इनफॉर्मल लेटर हो, इनफॉर्मल लेटर में डेट लिखी जाती है भाई। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो डेट का फॉर्मेट होता है, जैसे आपने 20 है ना जनवरी और 2026 ये लिख सकते हो, या अपने पास जनवरी 20 और 2026 लिख देते हो। बस ये दो फॉर्मेट है जो आपको डेट किसी भी लेटर में, किसी भी जो मैंने नाम लिए ना, आप दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं, उनमें ये डेट फॉर्मेट लिख सकते हो। तो आप देख लेना कहाँ पे, जून 11 2016 एंड 30 मई 2022 आर एक्सेप्टेबल फॉर्म। ये सही है, समझ में आएगी ना। हाँ चलिए फिर इसके बाद में क्या है, अब यहाँ से आपके प्रीपोजिशंस शुरू हो जाते हैं। मैंने बता दिया भाई, प्रीपोजिशंस एक ऐसा टॉपिक है जो आपको जो फिक्स वाले प्रीपोजिशंस हैं वो याद करने हैं, फिक्स वाले प्रीपोजिशंस ही याद करने हैं। और इसमें मैं बता देता हूँ अभी आपसे, या तो आपके पास क्या है, अमेज्ड, अमेज का आ जाएगा, है ना, अमेज का मतलब आश्चर्यचकित, या एस्टोनिस्ट का आ जाएगा, लेकिन वो आगे बात करेंगे। नहीं तो अभी कह दो कि सर नहीं आए, तो आप तो चढ़ जाते हो कमेंट बॉक्स में, है ना, कमेंट बॉक्स में बाद में कमेंट ही करते हो आप। चलिए क्या है, पहला ही क्वेश्चन क्या है, द साइंटिस्ट सक्सीडेड डेस आइसोलेटिंग द रेयर केमिकल कंपाउंड। तो एक बात बता देता हूँ, ये जो सक्सीडेड होता है ना, अगर किसी चीज़ में आपको सफलता हासिल मिलती है, किसी भी चीज़ में, है ना, जैसे आपने नौकरी पाली है, तो नौकरी पाने में आप सफल हुए हो और सक्सीड आ गया, तो इसके बाद में आपको इनका प्रयोग करना है। पहले के सामने आ गए भाई, चलिए दूसरे के सामने आते हैं। आपको तीन, पक्का आपके पास एक ही ब्रैकेट में तीन, एक ही प्रश्न में तीन तीन प्रीपोजिशन भरवाएंगे, तो ध्यान से समझना। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। ही वॉज डीपली अब्जॉर्ब्ड, उसके बाद में डेस द फिलोसॉफिकल कोर्सेज डिस्कोर्स। अब इसके बाद में देखो, इन अपने पास दो में है भाई, क्या है, किसमें, दो में है। तो अब देखते हैं भाई इसमें क्या आएगा। तो अब्जॉर्ब्ड का मतलब भी इन ही होता है, अब्जॉर्ब्ड के बाद में भी इन आता है, क्या आता है, इन आता है। और अबस्टेंट के बाद में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ये हो जाएगा। आई बात समझ में। इस तरीके से अगर आपको एक भी आता है तो आप अपने ऑप्शंस देख के बिल्कुल दिमाग लगा के कर सकते हो, तरीका यही है करने का। अच्छा नेक्स्ट क्या है, ये भी प्रीपोजिशन है भाई, क्या है, द इंटायर डेलीगेशन ऑब्जेक्टेड। इसके बाद में ऑब्जेक्टेड जो होता है ना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आपके पास हमेशा टू का प्रयोग होता है। चलिए किसके लिए, है ना, तो अपने पास द अब्रप्ट पॉलिसी चेंजेस, ये जो जल्दी जल्दी से पॉलिसी में, नीतियों में चेंज हो रहे थे, इसके खिलाफ तो ऑब्जेक्टेड टू आता है। चलिए इसके बाद में इनकेपेबल का मतलब क्या होता है, असक्षम, द टॉलरेटिंग सच, अपने पास प्रेसिस्टेंट नेग्लिजेंस। पहले तो देखो टू कहाँ पे, टू इसी में है, इतने में आपका क्वेश्चन सही हो गया है। और अब आप यहाँ पे इनकेपेबल ऑफ का, इनकेपेबल, केपेबल के बाद में ऑफ का ही प्रयोग होता है, फिक्स प्रीपोजिशंस है, तो यहाँ पे आपके पास ऑफ आ जाएगा। और लॉयर कंप्लाइड, कंप्लाइड के लिए मैंने बता दिया भाई विथ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, विथ का, तो इसमें अपने पास ये रहा विथ, तो ध्यान से देख लेना। अब अपने कंप्लाइड है ना, ये देखते आप विथ दो में आ गया तो फिर यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना जो मैंने बताया है। इसके बाद में क्या है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन से बात है, ही वॉज इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड डेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिजर्विंग द आर्काइव। इसके बाद में बात कर लेते हैं, इंटरेस्टेड का मतलब क्या, मतलब क्या होता है कि विश्वास कर लेना किसी चीज पे। तो इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट के बाद में, इंटरेस्ट के बाद में विथ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है भाई, विथ का प्रयोग होता है।
तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, विथ आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है, नोवल अबाउंड्स, अभी पढ़ के आए हैं। क्या होता है, अबाउंड्स के बाद में इनका प्रयोग होता है, अबाउंड्स के बाद में, हाँ नहीं अबाउंड्स नहीं पढ़ा था भाई, अबाउंड्स के साथ भी इनका प्रयोग होता है। और द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट के बाद में ऑन का प्रयोग होता है। तो अब देख लेना कहाँ पे है, विथ इन ऑन, ये हो जाता है आपके पास प्रीपोजिशन कंप्लीट, तो ये हो जाता है। तो कहाँ पे है, विथ इन ऑन, हाँ ये रहा आपके पास ऑप्शन। चलिए फिर आगे भी अपने प्रीपोजिशन है, क्या है, द चेयरमैन वाज डिससेटिस्फाइड। अब डिससेटिस्फाइड या सेटिस्फाइड होता है द क्या है, कमिटीज फाइनल रिकमेंडेशन। तो अपने पास इसके साथ आपको विथ का प्रयोग करना है, डिससेटिस्फाइड या सेटिस्फाइड जो भी हो आपको विथ का प्रयोग करना है। चलिए विथ कर दिया मैंने। अब फैसिनेटेड का मतलब बाय का प्रयोग होता है भाई, क्या होता है, ही हैज ऑलवेज बीन फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का मतलब आकर्षित होती है, तो बाय का प्रयोग करेंगे अपने पास। और चार्ज विथ हो जाएगा, चार्ज के बाद में भी विथ का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में, तो ये फिक्स प्रीपोजिशंस है भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद में बात करें तो क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलिए क्या है भाई, हाँ अपने आर्टिकल या डिटरमिनर की बात कर लेते हैं, वो आगे है, ही गेव मी। अब यहाँ पे अपने पास समस्या आएगी भाई, यहाँ पे बड़ी समस्या आने वाली है, क्यों, क्योंकि गलती कर दोगे। अब यहाँ पे जैसे आप यूजफुल को देखोगे, इससे पहले ए लगा दोगे, पक्का ही कह देगा ये यू की अवधि ध्वनि दे रहा है सर, ये तो अब यू की ध्वनि दे रहा है, तो यहाँ पे ये कर दोगे जो कि गलत हो जाएगा। सबसे पहले अगर आपके पास कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है और उसके बाद में कोई नाउन दी हुई है, तो उस नाउन को देखो भाई, उस संज्ञा को देखो। तो यूजफुल आपके पास एडजेक्टिव है, इसके बाद में एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, सलाह है। तो सलाह जो है वो क्या है, वो भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा है, और इससे पहले अपने पास आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कब होता है, ये मैंने अपनी एक स्पेशल क्लास बनाई थी भाई किसी पुराने ज़माने में, वो देख लेना, आपको मिलेगी पक्की वहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास है, तो इसके लिए फिर अपन क्या करेंगे, तो इससे पहले आपके पास सम का प्रयोग हो सकता है भाई, है ना, सम का प्रयोग अपन कर सकते हैं डिटरमिनर। कुछ महत्वपूर्ण सलाह दी भाई, कुछ के लिए तो अपन हो सकता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले अपन अनकाउंटेबल नाउन के पहले सम का प्रयोग करेंगे। एंड लेंट मी, अब यहाँ पे बुक्स बहुवचन है, तो अगर बहुवचन है तो इसके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। तो जब आपके पास सम इसी में दे रखा है, तो यहाँ पे सेवरल का प्रयोग है वो कर सकते हैं भाई। यहाँ पे सेवरल के बाद में पीसीएन का प्रयोग होता है, सेवरल के बाद में पीसीएन यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो बुक्स है वो प्लूरल है, बहुवचन है, काउंटेबल नाउन है। और उसके बाद में परचेज फ्रॉम एन ओल्ड बुक स्टोर नियर द स्टेशन, ये जो स्टेशन है ना, इसके पहले ये डेफिनेट स्थान दिखाने के लिए द का प्रयोग कर सकते हैं। अब नियमों से आपको चिपके नहीं रहना है, जैसा कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था फर्स्ट ग्रेड के लिए, एग्जाम में जो आया था उसके लिए, तो उसमें आप सारे चिपक गए भाई, जो तैयारी कर रहे थे वो, उन्होंने कहा सर आप है ना ये वो बुक्स देखते, मैंने कहा था मैंने नियम बताया है भाई, नियम वैसा ही जो मैं बताऊंगा भाई। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सूटेबल डिटरमिनर्स एंड द आर्टिकल्स। अपने पास सूटेबल डिटरमिनर या आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखो भाई क्या है, ऑफ द प्लेयर्स वाज रेडी बिकॉज द डेस कोच हैड नॉट ब्रॉट यूनिफॉर्म्स फॉर टीम। अब एक बात बताओ, इस वाक्य में निगेशन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, कि भाई अपने पास जो कोच है वो यूनिफॉर्म ही नहीं लेके आया है, ऐसा दिखा रहा है। तो चलिए अपन एक एक करते हैं। तो यहाँ पे एक तो नन है और एक सम है, एक ईच है। तो यहाँ पे ये जो वाज आ रखा है ना, इस वाज के अनुसार यहाँ पे अपन दो कर सकते हैं, सम का प्रयोग नहीं कर सकते, सम का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सम यहाँ पे अगर पीसीएन होता तो अपन क्या, सम प्लेयर्स है ये, है ना, प्लेयर्स है, प्लेयर्स लगते ही अपने पास ये पीसीएन हो जाती है, और पीसीएन के साथ वाज नहीं आएगा, तो ये तो अपने पास गलत हो गया। दूसरा है ईच और फ्यू, फ्यू भी अपने पास नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यू के लगते ही पीसीएन हो जाता है, तो ये भी नहीं आएगा। आपको सारे नियम आने चाहिए। यहाँ पे आपको कौन सा नियम, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम देखना है। अब यहाँ पे बच गए ईच और नन। अब आपके पास अगर ये वाक्य नेगेटिव भाव दे रहा है, तो फिर क्या हुआ है कि प्रत्येक बच्चा जो है वो तैयार हो गया था, क्योंकि अपने पास जो कोच है वो ड्रेस नहीं लेके आया था, तो ऐसा थोड़ी भाव निकलेगा कोई। इसका मतलब है कि नन ऑफ द स्टूडेंट्स,
नन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कोई भी स्टूडेंट्स वो तैयार नहीं था। बिकॉज अब नन के बाद में द आ रखा है, द आ जाएगा, तो इसके बाद में आपके पास सारे अपने ऐसे नहीं देखना है भाई, समझ में आई। वैसे टीम एक वचन है, द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आपके पास स्पेसिफिक दिखाने के लिए हम द का प्रयोग कर सकते हैं। अंग्रेजी में एक खास बात है, आप नियमों के चिपक नहीं सकते भाई, बिल्कुल नहीं चिपक सकते, नहीं तो गलती हो जाएगी। क्या डेस अ बुक ऑन दिस सेल्फ, अब ये भी अपने पास एक नियम होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था। क्या बताया था आपने? मैंने बताया था अगर कोई नाउन है और उसके बाद में कोई पीपी यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो इस नाउन से पहले आपको द का प्रयोग करना है। तो अब ये देखो, बुक्स ऑन द सेल्फ, दिस सेल्फ यानी किताबें इस अलमारी पर, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो इससे पहले आपको द का प्रयोग करना है। तो द बुक्स ऑन दिस सेल्फ बिलोंग टू डेस स्टूडेंट। अब हु वन द मैच, अब एक बात बता देता हूँ, अगर किसी नाउन के बाद में आपके पास कौन सा क्लोज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भाई, क्लोज दिया हुआ है, जैसे हु से शुरू हो रखा है, तो ये हु इसके लिए आया है, तो इससे पहले भी आपको द का प्रयोग करना है, तो मैं द कर देता हूँ। अब इसके बाद में वन, यहाँ पे डेस अवार्ड है इन ए डिबेट कंपटीशन। अब दो में द एक तो यहाँ पे है और यहाँ पे और किसी में है ही नहीं, तो आपके पास यहाँ पे तो हो जाएगा क्या, एन अवार्ड हो जाएगा डब्ल्यू से पहले, और यहाँ पे द डिबेट हो जाएगा। तो ये अभी ऐसा नहीं है कि इन अवार्ड इन ए डिबेट कंपटीशन भी कर सकते हैं, लेकिन आपके ऑप्शन के अनुसार देखना पड़ेगा कि इसमें द का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन। मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आपके पास दो द आ जाते जाए नियम के अनुसार, तो फिर बाकी दो द तो है ही नहीं, तो फिर आप करोगे कहाँ से। तो इसमें अगर आप ये द नहीं होता और इसके साथ ए होता तो भी ये सही होता, इसीलिए मैं कह रहा हूँ नियमों के चिपके नहीं रहना है भाई, तो ये ध्यान में रख लेना। अब चलते हैं आगे। आगे क्या दिया है, डेस यूरोपियन टूरिस्ट हायर्ड डेस गाइड एंड विजिटेड डेस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नियर डेस रिवर। अब देखिए, अब ये जो यूरोपियन टूरिस्ट है ये एक वचन है भाई, एक वचन है, और एक वचन संज्ञा अगर पहली बार आई है, पहली बार उसकी गणना कर रहे हैं, तो उससे पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। अब ये जो ई है ना, ये जो ई है ये यू की ध्वनि दे रहा है, ई यू जो होता है वो यू की ध्वनि देता है, और यू आपके पास क्या है, स्वर नहीं होता है, व्यंजन होता है, और व्यंजन के लिए अपन ए का प्रयोग करेंगे पहली बार। तो ये तो कट हो गया भाई, अब बच गया ये, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें अपने पास ए का प्रयोग करना है। अब दो रह गए अपने पास। अब यहाँ पे उसने क्या किया है, उसने एक गाइड खरीद लिया भाई, जो टूरिस्ट आया है उसने एक की तो गाइड किया है, तो गाइड भी पहली बार आया है, तो उससे पहले भी ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो जी से शुरू हो रखा तो ए का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है विजिटेड। अब अपने पास हिस्टोरिकल पैलेस है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाता है, एक हिस्टोरिकल पैलेस का वर्णन किया है और नदी के किनारे किया, तो यहाँ पे अपन द का प्रयोग करेंगे। ये क्योंकि ये जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है वो किसके पास है, रिवर के पास है, तो ये स्थान जो है ना वो डेफिनेट हो गया है, अब इसको बदल नहीं सकते, और डेफिनेट अगर स्थान है तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ए और द, आपका ये ऑप्शन सही हो जाता है। इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन सही कर सकते हो भाई। नेक्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन। आपके पास यहाँ से टेंसेस शुरू हो जाते हैं, और टेंस का एक शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ आप लोगों को, बहुत ही शानदार तरीका, ध्यान से समझना। सी डेज फॉर क्या है, ओवर 3 ओवर्स बिफोर। अब एक बार यहाँ पे ध्यान में रख लेना, 4 ओवर 3 ओवर्स बिफोर द सर्जन फाइनली अराइव्ड। अब सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रख लेना, बिफोर के बाद में अगर पास्ट इंडेफिनिट है ना, ध्यान से समझ लेना मेरी बात, तो बिफोर से पहले आपको पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना होता है। लेकिन अगर बिफोर से पहले आपके पास सिंस या 4 प्लस टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सिंस या 4 प्लस टाइम दिया हुआ है, तो उसके साथ आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करना होता है। और ये कब बनता है, ये आपके पास हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं तब बनता है, तो ये ध्यान में रख लेना। अब अपने पास पहले तो यही देख लेते हैं कहाँ पे है, ये वेटेड है तो ये गलत हो गया है, पहला ही गलत है, बाकी छोड़ो, आप एक ही देखेंगे अपन। इसमें हैज वेटेड है तो ये भी गलत है, तो ये हो गया। इसमें नो करेक्शन की आवश्यकता, बिल्कुल करेक्शन की आवश्यकता कैसे नहीं है भाई, इसमें अपने पास खालिस्तान वाला है, तो हैड बीन वेटिंग,
हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपके पास ये ऑप्शन ही एक दे रखा है तो बाकी आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कारण से मैं तो समझाऊंगा। अब इसमें क्या आएगा, द मून डे सॉरी एट प्रेजेंट। अब ये जो एट प्रेजेंट होता है ये आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के एडवर्ब होती है भाई। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कब बनता है, ये बनता है आपके पास इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाने से, तो ये हो जाता है। तो ये दे रखा है इसमें। और द मून डेज रिवॉल्वर्स राउंड द सन, शाश्वत सत्यों के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं। ये कब बनता है, अगर वाक्य सिंपल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ऐसे लिखेंगे तो देख लेना, अब आप कर दोगे। तो ये रिवॉल्वर नहीं भाई, रिवॉल्वर ये देखो रिवॉल्वर्स करता है एक वचन होने पे वर्ब में ऐसे ऐसे जुड़ता है। ये तो आप मेरे टेंस की क्लास में देख लेना। नेक्स्ट क्या, बाय द एंड ऑफ द ईयर। अब एक बात बता देता हूँ, अगर आपके पास वाक्य में बाय प्लस फ्यूचर टाइम में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बाय प्लस फ्यूचर टाइम, तो आपको इसे फ्यूचर परफेक्ट में बनाना है। किस में बनाना है, फ्यूचर परफेक्ट में। कब बनेगा, ये बनेगा आपके पास विल या सेल के साथ हैव का प्रयोग कर देना है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देन वाला ऑप्शन देख लो भाई किस में है। तो ये आपके पास आता है यहाँ पे विल हैव कैटलॉग्ड, एक में ही दे रखा है, एक ही पहचान बताई है। अब बाकी अर्थ बताऊंगा, चिंता मत करो आप लोग। द रिसर्च टीम डेस इंटायर मनुस्क्रिप्ट आर्काइव। चलिए फिर अब यहाँ पे हैव विल हैव कैटलॉग्ड हो जाएगा। अब ही सेल्डम, सेल्डम क्या होती है, सेल्डम होती है प्रेजेंट इंडिफिनिट की एडवर्ब। अगर आपको एक भी आ रहा है ना तो आपका ऑप्शन 99% सही होने की संभावना होती है। तभी तो कह रहा हूँ मेरी बातें सुन लेना। सेल्डम के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट है और प्रेजेंट इंडिफिनिट करता है एक वचन है तो वर्ब में ऐसे ऐसे जुड़ेगा क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट बनेगा। और प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है सिंपल वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ऐसे लगाने से, तो करता है एक वचन होने पे वर्ब में ऐसे ऐसे लगेगा। तो ही दे रखा है तो ही के साथ वर्ब दे रखे स्पीक्स, तो ये सही हो जाता है। और इसके बाद में व्हेन वी रीच्ड, जब दो वाक्य व्हेन से जुड़े होते हैं। और उसके बाद में क्या है, अगर एक वाक्य में, यानी मैंने एक बात बताई थी, एक नियम बताया मैंने अपने टेंस की क्लास में भी, मैं पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने। जब दो वाक्य व्हेन से जुड़े होते हैं, ध्यान से समझना, पक्का आएगा प्रश्न। जब दो वाक्य व्हेन से जुड़े होते हैं और एक वाक्य पास्ट इंडिफिनिट में बना है और दूसरे वाक्य में आपके पास पूर्णता दर्शाने वाली वर्ब आई हो, तो पूर्णता दर्शाने वाली वर्ब के साथ आपको पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना होता है। और ये कब बनता है, ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा। सर इसमें कहाँ पे आ रखी है, तो इसमें देखो क्लोज्ड, क्लोज का मतलब बंद होना, बंद हो गया, काम पूरा हो गया है। और यहाँ पे ऑलरेडी भी पूर्णता को दर्शा रहा है, किसको, पूर्णता को दर्शा रहा है। तो पूर्णता दर्शाने के लिए पास्ट इंडिफिनिट के साथ पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे दूसरे वाक्य में। समझ में आई, तो फिर नहीं आई तो मेरी क्लास देख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक्स। टेंसेज ये है भाई। चलिए, द विटनेस डेस द करप्शन, सॉरी कोर्ट रूम है, हाँ कोर्ट रूम में बिफोर द मजिस्ट्रेट आस्क्ड सम अनदर क्वेश्चन। बिफोर से दो वाक्य जुड़े हैं, बिफोर के बाद में पास्ट इंडिफिनिट का ही प्रयोग किया है वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी पास्ट इंडिफिनिट कब बनता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में डिड का प्रयोग होता है। तो इससे पहले आपको पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना है। अब इसमें पास्ट परफेक्ट कब बनेगा, जब आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे है, ये रही हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बाकी आपके ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही नहीं रही। दूसरा ये मान के चलिए ये नहीं है आप लोगों को, तो इसमें देखो राइट नाउ, तो जिस वाक्य में नाउ आ जाता है ना, नाउ आ जाता है एडवर्ब के रूप में। किसके रूप में भाई, एडवर्ब के रूप में। तो इसके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग होता है। कब बनता है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में। तो चलिए फिर यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा है, एक वचन है, तो इज एम आर के साथ इज आ जाएगा, इज, और उसके बाद में परफॉर्मिंग हो जाएगा। अब ये भी देख लिया। अब इफ सी प्रैक्टिस, अब ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया है। कौन सा, कंडीशनल की मैंने 10 मिनट की क्लास अपलोड करी है। तो ये इफ सी प्रैक्टिसेस, तो इफ वाला वाक्य, इफ वाला वाक्य जो है ना, इफ वाला वाक्य अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, किस में है भाई, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो बाद वाला वाक्य जो है ना वो आपके पास फ्यूचर इंडिफिनिट में बनता है। किस में बनता है भाई,
फ्यूचर इंडिफिनिट में, मतलब आपके पास विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मोस्टली तो इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके बजाय अपन क्या है सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं, मे का भी प्रयोग कर सकते हैं। सर सबका ही करेंगे तो फिर आप क्या बताओगे? तो फिर आपके ऑप्शन में देखना क्या दिया हुआ है। चलिए आगे चलेंगे भाई, बात करेंगे नेक्स्ट। फॉर सेवरल ईयर्स, सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है, तो इस वाक्य को आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाना है, लेकिन बनाना कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो फिर वो इसमें देखेंगे क्या, फॉर सेवरल ईयर्स द फिलोसोफर डेस ऑन ए ट्रीटाइज कंसर्निंग एक्सटर्नल एथिक्स। अब इस वाक्य में ना तो आपके पास कोई पास्ट की पहचान है, कोई पास्ट की पहचान नहीं है, ना कोई फ्यूचर की पहचान है, और जब आपके पास इसमें ऐसी कोई पहचान नहीं होती है और सिंस या फॉर प्लस दिया हुआ होता है, तो उसे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाना होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बना देना, कोई गलत नहीं करेगा। गलत करे तो फिर अपन अब क्या लगा देंगे? रिट लगा देंगे, लेकिन रिट भी तो उनका एक ही जरिया है पैसा कमाने का। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, सिंस या फॉर प्लस के साथ हैज, देखो यहाँ पे हैज बीन वर्किंग है और यहाँ पे हैड वर्कड है, तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे वर्कड है तो ये नहीं होगा, तो फिर आपके पास दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं तो कारण से समझाऊंगा ना। अब दूसरा है द प्राइम मिनिस्टर डेस द न्यू पॉलिसी टुमारो। टुमारो के साथ फ्यूचर इंडिफिनिट का प्रयोग होता है, कब बनता है? विल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्वाहा कर देंगे, ये लो कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा? विल अनाउंस हो जाएगा। अब इसमें बताएं, राइस डेस एक्सटेंसिवली इन द ईस्टर्न इंडिया स्टेट, क्या है? स्टेट्स ऑफ इंडिया है, दे रखा है एक्सटेंसिवली इन द ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, इज ग्रोन हो जाएगा, पैसिव वॉइस का वाक्य बनाया है। सर इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती तो नहीं है, हाँ आती नहीं है, लेकिन पैसिव वॉइस में तो आती है। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्या है? बाय द टाइम द रेस्क्यू टीम अराइव्ड। अब बाई के साथ आपके पास बाई टाइम दिया हुआ है, और अगर इसमें आपके पास क्या है, बाई के साथ पास्ट की कोई पहचान दे रखी है, पास्ट, बाई के साथ पास्ट का टाइम मतलब पास्ट की पहचान दी हुई है, तो कैसे पता चला? तो यहाँ पे देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडिफिनिट, तो आगे वाला वाक्य आपके पास पास्ट परफेक्ट में बनेगा। समझ में आ गई? तो चलिए फिर, तो हैड ये लो एक में ही है, बाकी कोई इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ चलिए फिर, जनरली के साथ आपके पास कौन से टेंस का प्रयोग होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग होता है भाई। प्रेजेंट इंडिफिनिट अभी बता दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सिंपल सेंटेंस में, तो यहाँ पे वेक की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आया है। दूसरा क्या? इफ द वेदर इम्प्रूव्स, इफ वाला वाक्य अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, इफ वाला वाक्य मतलब इफ वाला जो वाक्य है अगर वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो दूसरे वाले वाक्य में आपको विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देनी है, बस इतना सा काम करना है। अब विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं हो तो सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगा जरूर कुछ ना कुछ। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक्स है। अच्छा, वाइल द डिलीगेट्स, वाइल का नियम में भी है भाई, क्या है? प्रपोजल द चेयरमैन अब्रप्टली लेफ्ट द हॉल। अगर दो वाक्य आपके पास वेन और वाइल से जुड़े होते हैं, ध्यान से समझ लेना भाई मेरी बात, जब दो वाक्य वेन और वाइल से जुड़े होते हैं और एक कार्य पहले से चल रहा होता है और एक कार्य बीच में घटित होता है, तो जो पहले से चल रहा होता है उसके साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करते हैं, और जो बीच में घटित होता है उसके साथ पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं। अब इसमें क्या है? द चेयरमैन अब्रप्टली लेफ्ट, अब बीच में क्या है? चेयरमैन तो भाग गया है ना, चेयरमैन तो क्या है, बीच में जो हॉल छोड़ के चला गया भाई, और काम क्या हो रहा था? वाइल द डेलीगेट्स डेस द प्रपोजल। अब यहाँ पे वर्ब यहाँ पे देखनी पड़ेगी, क्या है? डिस्कस्ड है, हैड डिस्कस्ड है, वर डिस्कसिंग, ये रहा। इतना सरल तरीका कहाँ मिलने वाला है भाई? तो यहाँ पे आपके पास पास्ट कॉन्टिन्यूस मैंने बताया ना, पास्ट कॉन्टिन्यूस कैसे बनेगा? वो बनेगा वाज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देंगे तो बनेगा, तो ये हो जाता है आपके पास, तो वर्क डिस्कसिंग हो जाएगा। चलिए ये वाक्य नहीं आया आप लोगों को भाई, तो दूसरा देखते हैं। माई अंकल डेस इन दिस स्टेट सिंस 1998। अब एक बात बता देता हूँ, जिस वाक्य में सिंस या 4 प्लस टाइम दिया हुआ होता है और इसके साथ आपके पास क्या है,
पास्ट की भी कोई पहचान नहीं है, प्रेजेंट फ्यूचर की भी कोई पहचान नहीं है, तो इसमें आपको मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करना होता है। प्रेजेंट परफेक्ट मैं लिख देता हूँ भाई, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। अब पहले तो देखो वहाँ पे है क्या, अब नहीं है तो हैज़ लिव्ड तो है, तो इसके साथ आपको प्रेजेंट परफेक्ट का भी प्रयोग चलता है। तभी तो कह रहा हूँ मैं, किसी नियम के चिपके नहीं रहना है। तो यहाँ पे सिंस या फॉर के साथ अपन प्रेजेंट परफेक्ट का भी प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाता है। चलिए सर हमें ये भी नहीं आया, तो फिर आपके पास ये दो सेम हो जाती है, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाएगी भाई, तो एक तो पहचान करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सन शाश्वत सत्य है, शाश्वत सत्य के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग होता है, और कर्ता एक वचन होने पे वर्ब में एस एस भी जोड़ते हैं। चलिए आगे, द साइंटिस्ट डेस द एक्सपेरिमेंट बिफोर द पावर सप्लाई फेल्ड। बिल्कुल बिफोर वाला नियम लागू हो रहा है भाई, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लो कहाँ पे है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखें तो आपके पास एक तो ये रही, बस ये एक ही है, तो ऑप्शन में और देख लेते हैं। अब बाद वाला कारण समझाऊंगा। अगर आपके पास कोई वाक्य ऐसे शुरू हो रखा लुक, स्टॉप, है ना, हे, तो इसके बाद में जो वाक्य आएगा, इसके बाद में, है ना, बाद में, तो वो वाक्य आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का बनेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का बनता है, वो बनता है इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाने से बनता है। इतना काम देख लेंगे तो ये लो आपके पास क्या है, लुक द हॉर्सेज बहुवचन है तो आर का प्रयोग करेंगे, इज एक वचन है तो इसका, और अगर आई सब्जेक्ट होता तो एम का कर देते, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे अनलेस द अपोलोजी अपोलोजाइज, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, इफ के स्थान पे बस अनलेस लगा दिया है। जब तक कि वो ऐसा नहीं करती है वो ऐसा नहीं करेगा, तो ये कंडीशनल है। और कंडीशनल में इफ या अनलेस वाला वाक्य अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो दूसरे में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। अगर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती तो हम सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कर सकते थे, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कर सकते थे, मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी। अच्छा, इसके बाद आपके आएंगे हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन। इसका भी बहुत ही सरल सा तरीका बताऊंगा। देखो ये तो बहुत ही सरल है, ये तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें क्या है देखो, द ओल्ड मैन could hardly walk a few steps because he had been suffering from severe pain in his knees for several years। तो ये तो आप ये करोगे भाई, सही बात है, जितना बड़ा एग्जाम्पल है उसका छोटा अर्थ तो कभी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा, इसको छोड़ो। ये बताते हैं, उसने मुझे समझाने की पूरी कोशिश की। आपको अगर जो हिंदी का है ना, जो हिंदी का वाक्य है और उसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो हिंदी का जो मुख्य वाक्य है उसकी केवल आपको वर्ब देखनी है। वर्ब का मतलब आपको क्रिया देखनी है। और आप मेरे हिसाब से एलडीसी की एग्जाम दे रहे हो, तैयारी कर रहे हो, क्रिया आप समझते हो सब। तो क्रिया अगर बात करूं मैं, तो उसने मुझे समझाने की पूरी कोशिश की। कोशिश करना यहाँ पे वर्ब है, तो आप इसको पकड़ के रखो। पकड़ को मतलब हाथ में थोड़ी पकड़ोगा, दिमाग में बैठा लो। तो ट्राई करने को इंग्लिश में कहते हैं ट्राई। अब आपको देखना है कि ट्राई कौन से वाक्य में आई है। तो चलिए, ही ट्राइड, ये लो पहले में ही आ गई, अब नहीं यहाँ पे भी है, तो दो में ट्राइड है, तो दो को तो अपन काट देते हैं, ये काट दिया अपन ने, अब बच गए दो। क्या, ही ट्राइड टू एक्सप्लेन मी दैट आई शुड नॉट टेक एनी डिसीजन इन हरी। दूसरा क्या, ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने पूरी कोशिश की। तो बेस्ट, हिज बेस्ट इसमें नहीं आ रखा ना, उसने पूरी कोशिश की, नहीं आया, तो हिज बेस्ट टू कन्विंस, कन्विंस यानी मुझे बनाने के लिए, मी नॉट टू टेक एनी डिसीजन इन हेस्ट। हेस्ट का मतलब भी जल्दी होता है, जल्दबाजी, और हरी का मतलब भी जल्दबाजी होता है, लेकिन उसने पूरी कोशिश की। ही ट्राइड टू एक्सप्लेन मी, इसमें पूरी जो कोशिश है ना, पूरी वाला जोर लगाया, वो नहीं है। तो हिज बेस्ट जो है ना, वो अपने पास पूरी होता है, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। दो ही शब्द बताए हैं मैंने, इसके अलावा तीसरा मैंने बताया नहीं है। अगर अभी भी आप नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं भाई। चलिए, कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास के बिना किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना लगभग असंभव है। क्या असंभव है भाई? अब एक बात बता देता हूँ, अब इसमें कोई वर्ब नहीं है, ये केवल संकेतात्मक वाक्य है। जैसे मैं अमित कुमार हूँ, तो है, हाँ, हूँ, हुई, जो भी है वह क्या है, खिलाड़ी है, तो इसमें काम थोड़ी कर रहा है। और ऐसे में अपने पास अगर है आ रखा है, तो मान के चलो इज, एम और आर वाला वाक्य देखना आपको पहले। अब देखो क्या है, हाँ, ये देखो यहाँ पे ये दे रखा,
ये तो अपने पास वैसे भी आप पहचान जाओगे इसको तो, लेकिन मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ इज, है ना, ये वाक्य मुख्य इसीलिए पहचान है भाई। अब यहाँ पे ये देखो आर दे रखा है, ये गलत हो जाता है, और सक्सेस कैन नॉट अचीव इन एनी फील्ड, ये पूरा अर्थ ही नहीं दे रहा है, तो ये बाकी तो तीनों गलत है भाई। लेकिन पहचान करने का तरीका यही है जो मैंने बताया है, एक शब्द एक क्रिया, पहचान मतलब वाक्य सही। अब क्या है, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। अब हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए भी आपको बता देता हूँ, आपको एक जो अंग्रेजी वाला वाक्य इतना तो मानते हो, उसकी आपको वर्ब देखनी है। चलिए वर्ब देखते हैं इसकी। पीपल हु आर अनविलिंग, तो सबसे पहले मतलब लोग जो आर अनविलिंग टू लर्न, यानी सीखने के लिए, तो सीखने के लिए ये रहा, इच्छुक नहीं है वो अपने पास, ये वैसे भी अपने पास छोटे वाला वाक्य बड़े वाला वाक्य आ गया भाई, ये आप अनुमान से करोगे मुझे पता है। लेकिन हाँ ये करना पड़े, यदि उसने मेरी सलाह मानी होती तो वह इस परेशानी में नहीं पड़ता, तो इसका मतलब है काम पहले का है, उसने नहीं मानी तो ऐसा वो परेशानी में नहीं पड़ता, इसका मतलब उसने नहीं मानी क्या है, वो सलाह मानता तो नहीं मानी तो वो परेशानी में पड़ गया है, इसका मतलब पहले की बात है। तो ये ओपन कंडीशन तो नहीं आएगी भाई, क्या नहीं आएगी, ओपन कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि इसका मतलब तो ता है, ती है, ते है, पढ़ता है भी आना चाहिए था, ये ता आ की ध्वनि पास्ट की। चलिए बात करते हैं, इफ ही लिसन्ड टू माई एडवाइस, उसने मेरी सलाह मानी होती, या उसने इफ ही लिसन्ड टू माई एडवाइस, उसने मेरी सलाह सुनी होती, ही वुड नॉट बी इन ट्रबल, वो सफल अपने समस्या में नहीं होता। दूसरा है, इफ ही हैड लिसन टू माई एडवाइस ही वुड नॉट हैव बीन इन दिस ट्रबल, तो वह इस परेशानी में, अब इसमें देखो इन द ट्रबल, इस परेशानी में, इस परेशानी होना जरूरी है भाई, तो दिस प्रॉब्लम यानी दिस, ये सही लग रहा है मुझे, लेकिन दिस इसमें भी देखेंगे। इफ ही हैड फॉलोड माई एडवाइस, अब मानना मतलब होता है फॉलो करना किसी चीज को, क्या होता है, फॉलो करना होता है। अगर मैं कहूं कि आप मेरी इस जो क्या है मिशन एलडीसी पेपर सीरीज को मानते हो, इसका मतलब इसको फॉलो करते हो, तो यहाँ पे मानते हो, तो आपका आंसर ये सही होगा, ना कि ये। अब इसमें देखो लिसन का मतलब सुनना थोड़ी दे रखा है, मानने के लिए कह रखा है, तो एक शब्द पहचान कर लो, आपका वाक्य सही होना है। आप चाहे अंग्रेजी आपको आती हो चाहे नहीं आती हो, मुझे भी नहीं आती, लेकिन मैं भी तो बता रहा हूँ, है ना। हाँ चलिए बात करते हैं, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन, इसका तो आप कर दोगे भाई। क्या है, द स्टूडेंट्स वर वांट नॉट टू यूज अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, चेतावनी दी गई कि वो एग्जाम में अनफेयर साधनों का प्रयोग ना करे, तो ये छोड़ो, आप लोग कर लोगे, ये मुझे पता है, बड़े एग्जाम्पल देख के तो आप कर सकते हो। हाँ ये देखेंगे, उसने कठिन परिस्थितियों में अपना धैर्य नहीं खोया, ये आता है। हिंदी की आप वर्ब देखो, खोया, खोया मतलब लॉस्ट, तो खोया मतलब ये पास्ट की हो गई, नहीं खोता है तो वो होता था, ता है, ती है, ते है, तब होता वो, तो ये पास्ट के भाई, या ये यानी या ये और ये अपने पास पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है, और खोया वर्ब है, तो इसमें अपने पास लॉस देखो कहाँ पे है। अब उसने नहीं खोया, तो पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव वाक्य डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहला ही वाक्य सही होगा। क्या है, हाँ बाकी इसमें ने हैड लॉस्ट हो गया, गलत है, क्योंकि ये तो पास्ट परफेक्ट हो गया है, और ये नेवर, ये तो वाक्य नहीं बन रहा है, तो आपका ऑप्शन सही ये हो जाता है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, मैच करना है भाई आपके पास, तो फास्टिडियस अपने पास लेथर्जिक और इंट्रांसिजेंट और कैंडिड। अब आपके पास क्या करना है भाई, इसमें एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द भरने हैं, तो विलोम शब्द भरें, तो फास्टिडियस क्या होता है भाई, सर इसका मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहा है, अपने जैसे नखरेबाज करता है, अपने ये पट्टे बाल लेता है, अपने ये पट्टे बाल लेता है, ध्यान रखने वाला, तो वो होता है फास्टिडियस। इसका अपने पास क्या होता है, लापरवाह होता है, केयरलेस का मतलब लापरवाह। अच्छा लेथर्जिक का मतलब क्या होता है, तो लेथर्जिक का मतलब होता है आपके पास सुस्त व्यक्ति, क्या होता है भाई, एकदम सुस्त व्यक्ति, लेटा ही रहता है, पड़ा ही रहता है, काम ही नहीं होता है, और इसका अपोजिट क्या होता है, एनर्जेटिक होता है। अच्छा इंट्रांसिजेंट का मतलब क्या होता है, अड़ियल होता है एक किस्म का, तो अड़ियल के लिए अपन फ्लेक्सिबल करेंगे भाई, अरे नहीं मैं तो आई लूँगा, फ्लेक्सिबल होता है, अरे थोड़ा ऊपर नीचे करके भेज देते हैं। और कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी, बिल्कुल साफ साफ करने वाला, और डिसीटफुल का मतलब होता है धोखे से, अरे मन में पता नहीं क्या है ना, वो मन में राम से बगल में छुरी है ना, वो वाली बात होती है ये। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, विच वर्ड कंटेन द प्रीफिक्स मीनिंग अक्रॉस। अच्छा आपके पास इन शब्दों में किस शब्द में एक ऐसा जो प्रीफिक्स यानी शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ चेंज कर दे, तो
तो ऐसा कौन सा शब्द है जिनमें प्रीफिक्स लगा है और जिसका मतलब अक्रॉस होता है, के पार होता है, के पार होता है। तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा भाई, ये जो ट्रांसकॉन्टिनेंट है ना, इसका मतलब होता है पार महाद्वीपीय। क्या होता है भाई, पार महाद्वीपीय। जो द्वीप के, महाद्वीप के पार होता है वो होता है ट्रांसकॉन्टिनेंटल। समझ में आ गई बात। तो ट्रांस का मतलब क्या होता है, पार होता है। क्या होता है, पार होता है। और अक्रॉस का मतलब के पार होता है। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन इन विच द कन्फ्यूजेबल वर्ड इज करेक्टली यूज्ड। यानी कन्फ्यूजेबल वर्ड्स का मतलब कुछ एक शब्द होते हैं, जैसे एडेप्ट ये दिया हुआ है, एडेप्टेड एडोप्टेड दिया हुआ है, एडेप्ट दिया हुआ है और एक्सेप्टेड दिया हुआ है। तो इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें एक बात बता देता हूँ, जो एडेप्ट होता है ना, ये सही है आपके पास, ये सही है, बाकी सही नहीं है। एडोप्टेड का मतलब तो गोद लेना होता है, और एडेप्ट ये ठीक है। द इंजीनियर द डायरेक्टर क्या ट्राइड टू एडेप्ट द मशीन फॉर रूरल यूज, नहीं ये नहीं होने वाला है आपके पास, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखो, मैं ये वो शब्द हैं, ये वो वाक्य है जो जिनको मैं वोकेब बोलता हूँ, जिनको आपको याद ही करना पड़ेगा। अच्छा, इन द वर्ड बायोग्राफी द सफिक्स ग्राफी मीन्स क्या होता है भाई, तो ग्राफी का मतलब होता है लिखना। बायोग्राफी यानी दूसरों के बारे में लिखना, तो वो होता है, ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। तो डिलेपिटेटेड ये जो दिया हुआ है इसका ऑपोजिट लिखना है। तो इसके बारे में अपने बात करें तो डिक्रिप्ट हो जाता है, रिनोवेटेड हो जाता है, अबेंडेंड हो जाता है, सेबी हो जाता है। तो एक बात बताता हूँ, डिलेपिटेटेड का मतलब क्या होता है, छितरा होता है, बिखरा हुआ होता है, वो होता है। और इसका एंटोनिम जो होता है वो होता है रिनोवेटेड। रिनोवेटेड का मतलब होता है पुनर्निर्माण वाला। समझ में आई। तो डिलेपिटेटेड। अब बाकी शब्दों की बात करें तो डिक्रिपिट और जो ये तीन शब्द है, ये इसको सिनोनिम है भाई। ये क्या है, इसके सिनोनिम है। तो ये याद कर लेना, इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हब्रिस। हब्रिस की बात करें, ह्यूब्रिस की बात करें तो कंसीट है, कर्टसी है, मोडेस्टी, ह्यूमिलिटी होता है। तो इसमें अपने पास जो ह्यूब्रिस है ना, इसका मतलब क्या होता है, अहंकार होता है भाई। क्या होता है भाई, इसका मतलब अहंकार होता है। और अहंकार का अगर समानार्थक देखिए सिनोनिम लिखना है ना, तो अपने पास कहाँ है, कंसीट जो है वो भी इसका मतलब घमंड, गर्व जो होता है वो होता है। बाकी जो कर्टसी, मोडेस्टी और ह्यूमिलिटी जो है ना, वो इसके क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है जो मैं बताते चल रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, द एज द वाइल्ड फायर स्प्रेड रेपिडली थ्रू द फॉरेस्ट द एनिमल्स बिगिन टू, और टू के बाद में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो फ्ली, फ्लाई, फ्ली और फ्ली, फील और फ्ली। तो ये जो है ना, अगर जैसे ही अपने पास जंगल में आग लगी तो फ्ली का मतलब होता है भागना। क्या होता है, भागना होता है, दौड़ना होता है। तो जानवरों ने क्या है, भागना शुरू कर दिया, तो फ्ली हो जाएगा यहाँ पे। ये जो कन्फ्यूजेबल शब्द है ना, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं खानी है। ये मैं जब अपनी एग्जाम के पहले दिन होगा ना, एक वीडियो आपको लिए बहुत ही खास अपलोड करने वाला हूँ मैं, चिंता मत करो। क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट प्रीफिक्स टू ऐड द अंडरलाइन वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट टू द गिवन सेंटेंस। चलिए, अब ऑनर है श्याम बाय कॉलिंग हिम अ टेररिस्ट। अब उसको टेररिस्ट बोल के क्या कर रहे हो तुम, उसका अपमान कर रहे हो। अपमान कर रहे हो तो ऑनर से पहले क्या लगेगा, डिस और लगेगा भाई। डिस ही लगता है ऑनर से पहले, तो डिस लग जाएगा। नेक्स्ट है क्या, इसमें चूज द पेयर इन विच द सेकेंड वर्ड इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द फर्स्ट। आपको एक शब्द देखना है जिसका मतलब क्या है कि दूसरा जो शब्द है वो पहले वाले का अपोजिट है। अपोजिट है ना भाई, हाँ चलिए देखते हैं। अपर्चर, क्लोजर, ठीक है दोनों। क्विजी काम है, रिप्रोबेट सेंट है, और डिलिटेंट और एक्सपर्ट है। तो ये सारे आपके पास क्या अपोजिट है भाई। तो ये अपर्चर यानी बंद होना, क्लोजर का मतलब ये मतलब क्या होता है, खुलासा होना, और ये बंद होना होता है। क्विजी और शांत, ये मतलब थोड़ा भयभीत होना, घबराया हुआ, ये शांत होता है। और ये अपने पास दुष्ट होता है, ये संत होता है। और ये अपने पास अज्ञानी और ये ज्ञानी होता है। तो ये सारे आपके पास ABCD विपरीतार्थक शब्द हैं, याद कर लेना अब इनको। हाँ, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द वर्ड रिजेंबल कैन करेक्टली टेक द सफिक्स फ्रॉम ए नाउन। अच्छा, इसमें अपने पास एक जो सफिक्स है वो नाउन होना चाहिए। इसमें ऐसा लगना चाहिए कि नाउन बन जाए। तो इसमें आपके पास एंस लगेगा, तो आपके पास ये नाउन हो जाती है भाई। इन अब ये तो देखो खुद सीखना पड़ेगा, वो के पार्ट में आता है। तो ये आपके पास देखने वाली बात है भाई। देखो
अच्छा, द हिंदी एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स स्थानांतरण मीन्स, यानी अगर बात करें स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ट्रांसफर होता है, भाई ट्रांसफर कर दिया उसका। प्रमोशन यानी पदोन्नति होता है, अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति होता है, और इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच पड़ताल होता है। नेक्स्ट क्या है, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। चलिए इसमें अपने पास जो सही तरीके से जुड़ा हुआ है उसको देखते हैं। तो अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव, जिसको अपन कहते हैं बदलना, संशोधन। तो मैं यहाँ पे संशोधन लिख देता हूँ भाई, है ना। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, संशोधन होता है। तो ये तो प्रशासन है। प्रशासन आपके पास क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और रेगुलेशन का मतलब विनिमय होता है भाई, ये सही है। और इवैल्यूएशन का मतलब होता है अनुमान, सॉरी मूल्यांकन, में भी क्या बता देता हूँ भाई कभी कभी, ये मूल्यांकन होता है। और अनुबंध का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है। और रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है आपके पास, पंजीकरण, जिसको आप कहते हो, क्या कहते हो, पंजीकरण कहते हैं। और आपके पास अवकाश का मतलब हॉलीडे वगैरह जो होता है उसको कहते हैं लीव, जिसको कहते हैं, है ना, लीव। तो ये भी आपके पास ध्यान में रख लेना, जो मैं बता रहा हूँ सारे कुछ आ गए भी इसमें। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, लिस्ट फर्स्ट सिनोनिम शब्द है वो मिलाना है अभी। तो फ्लिंग का मतलब क्या होता है आपके पास, जल्दबाजी करना, जल्दी करना। मैं एक बार यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो हॉल का मतलब भी जल्दी करना होता है। अच्छा, एडेज का मतलब क्या होता है, तो एडेज का मतलब कहावत होता है, कहावत, यानी कहावत जिसको आप कहते हैं ना वो, तो वो प्रूवर्ब होता है। लेसिट्यूड का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जैसे अपनी थकान नहीं होती क्या, वो होता है। तो वेरीनेस होता है। और सैक्रिलेज का मतलब होता है दुष्ट, जिसको अपन कहते हैं। तो यानी जो अपने क्या कहते हैं उसको, पाप करना जिसको कहते हैं, तो प्रोफेनेशन हो जाता है। तो ये ध्यान में रख लेना, समानार्थक शब्द भी पूछ सकते हैं भाई ये। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। क्या है, द म्यूजियम क्यूरेटर वांट विजिटर नोट टू। अब ये भी आपके पास क्या है, वो जो कन्फ्यूजन वाले शब्द है, तो इसमें टेम्पर होता है, टेम्पर। टेम्पर का मतलब होता है किसी चीज़ को छूने से मना करना, यानी ऐसा नहीं है कि ये चीज़ यहाँ से उठा के दूसरी जगह रख दो, वो होता है टेम्परिंग करना। तो ये यहाँ पे मना करता है, क्यूरेटर वांट यानी चेतावनी देता है। द प्रिंसिपल रिमेंड क्या है, रिमेंड अमेनेबल टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म फ्रॉम द फॉल्टी मेंबर्स। अब इसमें अगर अपन बात करें तो क्या लिखना है, अंडरलाइन आइडियोमेटिक के अपोजिट लिखना है भाई इसका। तो थोड़ा सा लचीलापन दिखा देना, है ना, लचीलापन, क्या भाई, लचीलापन दिखा देना होता है। किसका मतलब, एमिनेबल का मतलब, यानी जो बच्चे फाल्टी मेंबर्स थे उनके प्रति थोड़ी सी ढील बरत दी। लेकिन इसका क्या लिखना, ऑपोजिट लिखना। तो इंट्रैक्टेबल होता है, इसका मतलब होता है अड़ियल, यानी जिद्दी, बोले ना अब तो फैसला होके रहेगा, तो वो होता है इसका अर्थ। कोऑपरेटिव यानी सहयोग करना होता है। कॉम्प्लिएंट का मतलब सहजा ही होता है भाई, साथ में ही होता है। और रिसेप्टिव यानी स्वीकार्य होता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दे रखा है, द प्रीफिक्स इन द वर्ड मोनोलॉग मीन्स, जो मोनो है ना, ये मोनो शब्द जो है ये अपने पास प्रीफिक्स है, और इसका मतलब होता है अकेला। क्या होता है, अकेला होता है। इसका मतलब सिंगल आपकी इसका अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंगल इसका अर्थ हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो क्या है, द हिस्टोरियन हैड अ डिस्टिंक्ट पंचांट फॉर रेयर मेडिवल मनुस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे पंचांट जो है ना, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए अवर्जन है, रेलुक्टेंस है, और एफिनिटी है, और क्या है, डिसइंक्लाइनेशन है। तो इसमें अपने पास क्या है, पंचांट का मतलब थोड़ी किसी चीज़ के प्रति उत्सुकता जिसको अपन कहते हैं। तो एफिनिटी का मतलब थोड़ा उसके प्रति झुकाव जिसको कहते हैं वो होता है। तो एफिनिटी और ये जो पंचांट है ये आपस में क्या होते हैं, समानार्थक शब्द होते हैं। नियरेस्ट का मतलब भी समानार्थक होता है भाई। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये बहुत ही सरल है भाई टॉपिक। इसका ये जो क्वेश्चन है ना, जिनको अंग्रेजी नहीं आते वो कर सकता है। अब देखो इसमें एग्स एंड बेकन दे रखा है। तो मैंने एक बात बताई थी अपनी क्लास में पहले, कभी पुराने ज़माने में बताई थी, कि जो खाने की सामग्री होती है जिनको एक साथ खाया जाता है, एक साथ प्लेट में रखा जाता है, वो हमेशा एंड से जुड़ने के बाद में भी एक होती है। क्या होती है, एक होती है। नहीं तो एंड से जुड़ने के बाद में प्लूरल हो जाती है, वो क्या हो जाती है, प्लूरल। तो यहाँ पे आपके पास किसका प्रयोग करेंगे, ये जो देयर के बाद में सब्जेक्ट ये बाद वाला होता है, तो एग्स एंड द बेकन्स, इनको प्लूरल नहीं, इनको सिंगुलर मानेंगे, डिश मानेंगे। तो यहाँ पे इज हो जाएगी, बेकन फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए डिश है। तो डिश, जब इसका प्रयोग डिश होता है, खाने की सामग्री होती है, एक टाइम का खाना होता है, तो वो एक वचन होता है, तो इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट बात करें तो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है 2 पाउंड्स ऑफ द कॉफी डैश 7 एंड द 6 पेंस, यानी 2 पाउंड्स ऑफ कॉफी। अब आपके पास जब किसी
चीज़ को तोला जाता है, किसी चीज़ को तोला जाता है, तो आपके पास क्या हो जाती है, यूसीएन हो जाती है। और यूसीएन का मतलब आपके पास उससे पहले, यूसीएन का मतलब एक वचन होती है, क्या होती है, एक वचन होती है। अगर वो एंड से नहीं जुड़ी है तो एक वचन होती है, तो एक वचन अपने पास यहाँ पे करेंगे तो इज बीइंग कोस्ट नहीं होता है, कोस्ट के साथ ये कोस्ट जो है ना, इसके साथ हमेशा मोस्टली प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग होता है। मोस्टली नहीं, हमेशा ही होता है भाई प्रेजेंट इंडिफिनिट। और प्रेजेंट इंडिफिनिट अगर अपन करेंगे और एक वचन है तो जो वर्ब है ना उसमें एस या एस जुड़ेगी, जुड़ना है, तो ये इस तरीके से सही कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें तो चूज द करेक्ट नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना भाई, इसके बारे में एक बात बता देता हूँ। इसका मतलब होता है कि आप वाक्य को नेगेटिव भी बना दो और उसका अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए। एक आसान भाषा में समझा देता हूँ, ही इज वेरी हैंडसम, ये लो है ना, हैंडसम, वो बहुत ही सोना है, ये लो मैंने लिख दिया। अब मैं कहूँ इसका अर्थ नहीं, इसको नेगेटिव बनाओ, तो आप इसको बुरा थोड़ी ना कर दोगे, वो भद्दा है। लेकिन यहाँ पे अपन करें तो ही इज नॉट वेरी बैड, या ही इज नॉट बैड, बैड कर देंगे या अगली कर देंगे, ये लो, यानी उसका विपरीतार्थ लिख के और नॉट का प्रयोग कर देंगे, तो वो बुरा नहीं है, भद्दा नहीं है, इसका मतलब वो सुंदर है। इस तरीके से बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आई बात है? हाँ आ गई, तो चलिए फिर देखते हैं। एवरीवन वाज इनमर्ड ऑफ हर मेलिफिलोस वॉइस। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, अर्थ आपको नहीं आ रहा है, लेकिन आपको एक खास बात बता देता हूँ। अगर एवरीवन से कोई वाक्य शुरू हो रखा है, एवरीवन से कोई वाक्य शुरू हो रखा है, तो इसको आपको नोबडी में चेंज कर देना बस, और इसके बाद में आगे का भावार्थ अपन समझेंगे। ऐसा नहीं है कि नोबडी दो में हो और दोनों में, ये नहीं है। अब देखो नोबडी अपने पास यहाँ तो एक ही ऑप्शन में है, नोबडी वाज डिवॉइड ऑफ। अब नोबडी अगर इसको करेंगे तो ये जो है ना, ये जो है इसका जो एडजेक्टिव जो है ना उसका अपोजिट कर देंगे, तो एनमर्ड ऑफ, और तो इसका मतलब डिवॉइड ऑफ इसका अपोजिट हो जाता है, और बाकी सारा अपने पास सेम लिख देंगे। ऐसा कैसा, देखो ऑफ हर, ऑफ एडमिरेशन फॉर हर मेलिफिलस वॉइस, यानी मीठी आवाज़ की कोई ऐसा नहीं है जो वंचित था प्रशंसा करने में, जबकि यहाँ पे हर कोई ने उसकी प्रशंसा करी। तो इस तरीके से कुछ एक बदलाव तो करने पड़ेंगे, बाकी एवरीवन को नोबडी में चेंज करना है, और जो मुख्य एडजेक्टिव है ना उसका विलोम शब्द बना देना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। चलिए आगे, सेलेक्ट द करेक्ट इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में भी बता देता हूं भाई, अगर कोई वाक्य सिंपल है ना, तो उसका जब इंटेरोगेटिव बनाओगे तो वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव होना चाहिए भाई, नेगेटिव इंटेरोगेटिव होना चाहिए। अब ये कैसे होगा मैं बता देता हूं। देखो, ही ऑलवेज एडहियर्स टू एथिकल प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पे देखो ये सिंपल वाक्य है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। अब जब इसको आप क्या ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो इसका करोगे अपने पास प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट और प्लस जो अदर वर्ड है ना उनके साथ अपन कुछ एक चेंज करेंगे, ऐसा नहीं है सीधा ही कर दोगे। ये जो ऑलवेज है ना इसको एवर में चेंज कर सकते हो, नेवर में चेंज कर सकते हो। अब पहले तो यहाँ पे देखो आप अपने ऑप्शंस में, देखो डज ही ऑलवेज, तो ऑलवेज का ऑलवेज नहीं रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन में। अब इसके बाद में डिड, ये तो डिड आ गया, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो ये भी गलत हो गया है। ये सिंपल का सिंपल रख दिया तो ये भी गलत हो गया है। अब यहाँ पे देखो डज ही एवर डेविएटेड, क्या डेविएट फ्रॉम एथिकल प्रिंसिपल्स। अब देखो मैंने तो बताया कि ऑलवेज को आप नेवर में चेंज कर दो, तो यहाँ पे तो एवर है। अगर आप इसे एवर में चेंज करो, इस वाक्य में थोड़ी सी गलती है, देखो मैं सुधार देता हूँ, मेरी गलती मैं सुधार लेता हूँ। डज ही नोट है ना, और एवर, अब ये सही हो गया। इसके बाद में सेम ऐसा कैसा आ जाएगा, इंटरोगेटिव मार्क लग जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर देता डज ही नेवर और इसके बाद में बाकी लिख देता तो भी ये सही होता और ये भी सही होता है। तो इसका मतलब इस तरीके से अपन दोनों जो ऑप्शंस है ना इनको लगा के अपन अपना वाक्य सही कर सकते हैं। लेकिन ऑलवेज को अगर एवर में कर रखा तो उसके साथ नोट आता है, एवर में नहीं नेवर में कर रखा है तो नेवर अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, तो इसको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, नोट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्या दिया, चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन। पैसिव वॉइस की बात बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको टेंस देखना है। टेंस का मतलब वाक्य को देखना, वाक्य की वर्ब देखनी है। सब्जेक्ट देखा और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब देख ली, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब पास्ट इंडिफिनिट, और पास्ट इंडिफिनिट है इसका मतलब है आपके पास क्या हो गया है कि वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में। बस इतनी सी पहचान करनी है। अब इतनी सी पहचान करनी है तो क्या है, अब आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट देखो भाई,
जब आपको ये पता चल गया तो फिर ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम जब इधर आएगा तो ही हो जाएगा और ही के साथ वाज इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें हेड है, इसमें इज है, तो ये दोनों तो गलत हो गए, इसको तो छोड़ देंगे। अब ही वाज मेड रिजाइन और ही वाज मेड टू रिजाइन। अब यहाँ पे मेड जो वर्ब है ना, इसके साथ हमेशा क्या होती है, इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, तो ये आपके पास ऑप्शन सही हो जाता है। तो मेड टू रिजाइन हो जाएगा। जब आप टेंस, जब अपने सिंपल यानी एक्टिव वॉइस में मेड दिया हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो उसके लिए आपको टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करना होता है पैसिव वॉइस में, तो ये ध्यान में रख लेना भाई। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, तो क्या आइडेंटिफाई द एक्यूरेट ट्रांसफॉर्मेशन। पीपल से दैट द मॉन्यूमेंट वाज बिल्ट सेंचुरीज अगो। अब इस वाक्य में थोड़ी सी टेक्निकल मैं समझा देता हूँ। अगर कोई वाक्य ऐसे आ रखा पीपल से दैट, तो इट इज सैड कर लेना भाई, अपने पास क्या करना है, इट इज सैड, और इसके बाद में आपके पास वाक्य लगा के पूरा वाक्य ऐसा कैसा कर देंगे। लेकिन आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा फिर, क्योंकि मैंने कहा दिया है कि नियम से तो चिपका नहीं रहना। एक तो इट इज सैड इसमें दे रखा है, लेकिन यहाँ पे वाज को इसने इज में कर दिया, तो ये गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, क्योंकि वाज को अपन इज में थोड़ी ना कर देंगे। फिर क्या, द मोन्यूमेंट इज सैड टू बी बिल्ट सेंचुरीज। अब ये इज का प्रयोग हुआ द मोन्यूमेंट, तो वाज आना चाहिए था यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गया है। द मोन्यूमेंट इज सैड टू हैव बीन बिल्ट सेंचुरीज एगो। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, ये जो हैव बीन बिल्ट है ना, ये पैसिव वॉइस का वाक्य तो सही बन रहा है, लेकिन इज इसमें भी कर दिया, तो ये भी थोड़ा सा गलत हो गया है। और ये इट वाज सैड नहीं किया जाएगा, ये इट इज सैड होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन तो सारे गलत हो गए सर। फिर आपके पास जब अपने पास कहते हैं ना कि 4 गलत हैं और 4 में से 3 ज़्यादा गलत और 1 कम गलत है, तो उसको मानेंगे अपना आंसर। और ऐसा ही अपने पास आरपीसी ने किया है, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, ये जो ऑप्शन है ना हैड बीन, ये सही होता है, लेकिन इसका जो करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये होगा, इट इज सैड दैट, और उसके बाद में ये पूरा वाक्य ऐसा कैसा आ जाएगा, द मॉन्यूमेंट वाज बिल्ट, ये हो जाएगा। या फिर ऐसा हो जाएगा, द मॉन्यूमेंट वाज, द मॉन्यूमेंट वाला है, द मॉन्यूमेंट से बनाएंगे, द मॉन्यूमेंट वाज सैड टू बी, और इसके बाद में बिल्ट सेंचुरीज एगो। ये जो वाक्य है ऐसा कैसा आ जाएगा, ये दोनों इसके करेक्ट आंसर होते हैं, लेकिन आपके पास 3 ज़्यादा गलत, तो आप इसको सही मान सकते हो, ये मैं बता रहा हूँ केवल। नेक्स्ट क्या है, he said to me why are you procrastinating the completion of this assignment। ये है भाई, आपको अर्थ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है। सबसे पहले देखो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। अगर वाक्य इंटेरोगेटिव वाई से शुरू हो रखा है, तो कंजक्शन में यानी इनके बीच में कोमा हटाएगी तो वाई का वाई रहेगा, तो ये रहा। और वाई के बाद में आपको हमेशा सब्जेक्ट देखना है, कंजक्शन के बाद में आपको सब्जेक्ट देखना है। तो कंजक्शन के बाद में पूरा नहीं देखना नियम, वाई के बाद में वाज दे रखा है, तो ये गलत है, क्योंकि वाई के बाद में कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए, तो ये रहा सब्जेक्ट, आई इसमें दे रखा है। अब ये आई इस यू को बनाया भाई इसने, है ना, इसने बनाया है। चलिए मैं एक बार वाक्य बना के दिखाता हूँ, उसके बाद में बताऊंगा 100 ट्रिक्स। सबसे पहले देखो करना क्या है, आपको वाक्य देखना है, तो सबसे पहले सैड टू को चेंज होता है, तो ही, और जब आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव होता है ना, आरएस का वाक्य प्रश्नवाचक यानी कोमा के भीतर वाला वाक्य प्रश्नवाचक होता है, तो सैड टू को अपन आस्कट में चेंज कर देते हैं, और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट ऐसा कैसा लिख देंगे। और अब ये कोमा हटाएंगे तो कंजक्शन की आवश्यकता होने वाली है। तो कंजक्शन अगर WH वर्ड से शुरू हो रखा है, कोई भी वाक्य अगर WH वर्ड से शुरू हो रखा है, इंटेरोगेटिव है, तो उसी WH वर्ड को अपन कंजक्शन बनाएंगे। कंजक्शन के बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट इसमें क्या रखा है, यू। अब यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट यानी मी के अनुसार होता है। अभी यू यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है ना, तो ये इसका भी अपन सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये आई हो जाएगा। अब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कौन है, इज एम आर दिया हुआ है, तो अब इस सब्जेक्ट के बाद में ये हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब को अपन इज एम आर है, तो इसको वाज वर्ब में करेंगे, टेंस परिवर्तन करेंगे। अगर ये पास्ट में है, अगर ये पास्ट में, तो टेंस परिवर्तन करेंगे, तो इज एम आर को अपन वाज वर्ब में चेंज कर देते हैं, तो आई वाज। यहाँ तक देख लिया, अब आके आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। वाई ये देखो, वाई वाज आई दे रखा, गलत है, आई हैड गलत कर दिया, वाई आई एम कर दिया, तो वाई आई वाज ये रहा। इतना सा देख लोगे तो वाक्य पूरा बनाने की आवश्यकता कहाँ है आप लोगों को। नेक्स्ट बात करें तो सी सेड लेट अस नॉट डेविएट फ्रॉम द एस्टेब्लिश्ड प्रोटोकॉल। अपने को क्या करना है, अगर वाक्य लेट से शुरू हो रखा है तो वी शुड या दैट शुड से होना चाहिए। वाक्य शुरू किससे होना चाहिए, वी शुड या दैट शुड से शुरू करना है, तो दैट शुड नॉट डेविएट फ्रॉम द एस्टेब्लिश्ड, ये रहा आपके पास ऑप्शन सही। इतना ही करना है,
कुछ नहीं करना है। अगर वाक्य लेटेस्ट से शुरू हो रखा है तो अब बाकी आगे बात कर लेते हैं। आगे दिया ही सेड आई सेल हाउ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। तो बस इतना ही है, सिंपल सेंटेंस है, दैट लगाएंगे, इसको ही कर देंगे और ये जब अपन इसको ही करेंगे तो वुड आएगा भाई, ही सेल नहीं आएगा क्योंकि टेंस परिवर्तन होगा, तो सेल को अपने वुड में चेंज कर देंगे ही के अनुसार। ये मैंने अपनी क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था भाई। वुड हाउ कंप्लीटेड, तो यहाँ पे वुड कंप्लीट दे रखा तो ये तो गलत हो गया है, तो ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। और इस तरीके से आज भी आपका ये जो पेपर है वो कंप्लीट सिलेबस को शामिल करते हुए है। कंप्लीट सिलेबस को, अब आप कहोगे सर नहीं इसमें पैराग्राफ छोड़ दिए हैं। हाँ, तो पैराग्राफ तो मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि पैराग्राफ्स को आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। उसके क्वेश्चंस आप मैचिंग करके कर सकते हो। अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो उनमें से आप 8 क्वेश्चन सही कर दोगे, मुझे पता है, तो मैं उनको शामिल भी नहीं करता हूँ क्योंकि क्लास भी काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो अब ये जो मैंने क्लास बनाई है, इस क्लास को अगर आप ध्यान से देखते हो, पहला और दूसरा जो इंग्लिश का पेपर है मैं उसकी बात बता रहा हूँ, बाकी तो अपने जीके और जीएस दोनों साथ में चल रहे हैं। हिंदी की क्लासेज हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन आपकी एग्ज़ाम से पहले करवा दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन आप क्लासेज है वो उनको शेयर करते रहा करो, जिससे क्या है कि मुझे भी मोटिवेशन है वो मिलता रहे। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।